एक्सक्यूज मी मैम। यस। तो अभी आप फिर जो आपने आज ऑफलाइन में पढ़ा है वही पढ़ाओगे ना? राइट, तो मैंने ऑफलाइन में, क्योंकि अगेन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे मर्ज थे, सो आई स्टार्टेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लस उसमें कुछ बहुत ही न्यू स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी तक कुछ भी अटेंड नहीं किया है। दे आर फर्स्ट टाइम, दैट वाज देयर फर्स्ट क्लास इन फेस। तो मुझे थोड़ा सा पुराना भी पढ़ाना पड़ा था। सो वेरी बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने उनको बताया, जो कि 9th का ऑलरेडी चल रहा है। आई थिंक 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। और सिमिलरली आप लोगों के साथ भी मैंने सेल साइकिल एंड डिविजन समवेयर अराउंड हाफ पोर्शन हमने किया हुआ है। ओके हर्षल, डोंट वरी, आपका भी ऑफलाइन सेशन होगा। हर सेंटर पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही हो रहा है। तो ये वीक क्या हो गया, ये वीक हमने जो जो ये मैं आज ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, यही मैं डिस्ट्रीब्यूट करके थ्रू आउट वीक ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगी। यही होगा। सो किसी का ऐसा नहीं कि कुछ मिस होने वाला है, या जो बच्चों ने ऑफलाइन कर लिया वो ऑनलाइन में आएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट, आई थिंक बहुत सारे बच्चों के अपने अपने रिक्वायरमेंट थे। कुछ बच्चों को ऑफलाइन आना था, कुछ बच्चों को ऑनलाइन आना था। एंड जो ऑनलाइन आना चाहते हैं, दे डोंट वांट देयर टाइम टू बी गेट वेस्टेड, इसीलिए उनके लिए ऑनलाइन मोर कंफर्टेबल है। कुछ बच्चों को टीचर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करना है, सो उनके लिए ऑफलाइन मोर कंफर्टेबल है। सो उस केओस के बीच में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मीन्स स्विच ओवर कि कहाँ पे क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो उतना टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2-2 क्लासेस, 3-3 क्लासेस एग्जैक्टली उसकी कॉपी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एक दिन में, इट विल बी टू केओटिक। और आप लोग का स्कूल है तो आई थिंक आप लोग फ्री हो रहे हो समवेयर अराउंड 4, राइट? 4 o'clock के बाद ही फ्री हो रहे हो। सो फिर लेट नाइट तक वो क्लासेस रहेंगे, फिर लाइक 9 बजे तक तो आज ही है, बाकी देखते हैं। तो वो सारी सिचुएशन को डील करते हुए दिस इज अ ट्रायल। यू टेल मी, ये सारी सिचुएशन होने के बाद टीचर्स का तो फीडबैक होगा ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के कंफर्ट एंड इनके फीडबैक पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। इफ यू आर फीलिंग इट गुड देन इट्स वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा था वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। इफ नॉट, ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ डिटैच हो रहा है, देन इट्स ओके, वी विल चेंज समथिंग। यस। मैम एक्चुअली स्कूल क्लैश हो रहा है इससे। सॉरी? स्कूल टाइम जो है मेरा 5 तक है, मतलब 12 उससे कर रहा था, तो फिर वो क्लैश हो रहा है टाइमिंग। ओके, आपके स्कूल टाइम से क्लैश हो रहा है, बट ये ऑनलाइन सेशन भी क्लैश हो रहा है क्या? नहीं वो नहीं हो रहा। राइट, सो मे बी यही सब सोचते हुए जो उन बच्चों का जल्दी शुरू हो रहा है वो बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं, बट काफी कम आ रहे हैं, लाइक 3, 4, 5 ऐसे स्ट्रेंथ है। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके चलो लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। मैम, यस। तो फिर जो हमारा सेल डिवीजन हुआ था उसके लिए हम थोड़े पेजेस छोड़ देना। पेजेस आप नहीं भी छोड़ोगे तो चलेगा, आपके पास ऑलरेडी पुराने टर्म के नोट्स होंगे ना डाइजेस्टिव सिस्टम के, लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम, इफ यू कैन रिकॉल। यस मैम। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम। तो इन बच्चों का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक चैप्टर है। आपका कैसा था, एक लेंदी चैप्टर था जिसमें वन ऑफ द सिस्टम वाज डाइजेस्टिव वन, और आपने उसके बारे में पढ़ा था। तो आप चाहो तो वो नोट्स ओपन कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कुछ नहीं लिखा था जो अभी की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, यू कैन राइट इट डाउन ओवर देयर। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज नोन, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, देन डोंट राइट। आपके लिए रिविजन हो जाएगा। तो कुछ डाउट्स जो तभी रह गए थे, यू कैन आस्क मी दैट डाउट। और बाकी जो 9th स्टैंडर्ड है वो अपना एज इट इज आप कंटिन्यू करो, जो लास्ट टाइम जहां से ड्रॉप किया था वहां से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, एनीवन फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड हु कैन टेल मी कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमने लेफ्ट किया था। मैम डाइजेस्टिव ग्लैंड चालू किया था, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। ओके, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मींस ग्लैंड्स हमने शुरू कर दिया। ओके फाइन। सो फर्स्ट दो चीजें एज एवरीवन कैन नो, 10th वाले बच्चों के लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वन वाज द एलिमेंट्री कनाल, जिसमें बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे प्रोसेस थे। दूसरा उनके सपोर्टिंग एलिमेंट्स, दैट वाज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एग्जैक्टली क्या करते हैं, ओवरऑल डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो उन मॉलिक्यूल्स के साथ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डाइजेशन। अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या है, फ्रॉम द बकल कैविटी, राइट फ्रॉम द बकल कैविटी टू द इंटेस्टाइन, वो एक एक ग्लैंड्स के बारे में हम देखेंगे। लास्ट टाइम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स? Can anyone recall?
3. Which one? Parotid gland, Parotid, submandibular, and submandibular, sublingual. and sublingual. Okay, good. Okay. So सब मैंडिबुलर को हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं. सब मैक्सिलरी इसलिए भी बोलते हैं, रीजन इज मैक्सिला और मैंडिबल हमारे क्या हैं, अपर एंड लोअर जॉ के नाम, और ये अपर एंड लोअर जॉ के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं. एंड सब लिंगुअल मीन्स बिलो द टंग, लिंगुआ मीन्स टंग, और पैरोटिड ग्लैंड मीन्स आपके इंटरनल ईयर के पास प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड दे ऑल आर प्रेजेंट इन पेयर्स. So 3 type of glands present in pairs, so total number is 6. Okay, now अब जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं तो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या थे. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाज टायलिन और सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू डाइजेस्ट द स्टार्च. तो स्टार्च डाइजेशन का इनिशिएशन आपका कौन सा लोकेशन है, दैट इज द माउथ लोकेशन. तो अब जो भी आप मील कंज्यूम करते हो वो मील का जितना भी कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, सो वो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन का फर्स्ट डाइजेशन, फर्स्ट एनकाउंटर जो होता है दैट इज इन द माउथ. ओके, देन अब ये सारी चीज हो गई, प्लस और भी कंपोनेंट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज लाइसोजाइम्स. लाइसोजाइम्स क्या है, लाइसोजाइम्स एंटीबायोटिक एलिमेंट्स हैं. लास्ट टाइम आई थिंक हमने यहीं तक छोड़ा था, राइट. तो ये एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स या एंटीबायोटिक एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं, हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं. दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. सो प्लस उनके साथ साथ वाटर तो उनका कंटेंट रहता ही है, एंड फ्यू ऑफ द सॉल्ट्स आल्सो. सो दीज आर द ओवरऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा. तो ये आपके ओवरऑल सलाइवा का प्रोसेस कंस्टिट्यूएंट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो इनिशिएट होगा इन योर माउथ. इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड जो लोकेशन है दैट इज नथिंग बट द गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड का लोकेशन इज स्टमक. अभी स्टमक क्या है, हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर. अगर एम्प्टी रहता है तो वो जे शेप का होता है. एक और इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक ये मैंने 10th में भी इतना नहीं बताया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. Whenever you are feeling hungry, अगर कोई भी आपको सेंसेशन होता है या कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन होगा, वो इम्पैक्ट एक्चुअली न्यूरल सेंसेशन होता है. जब तक नर्वस सिस्टम ऑर्डर नहीं करता या स्टिमुलेट नहीं करता कि भूख लगी है और वो जज करेगा कि स्टमक इज कंप्लीटली एम्प्टी, तभी आपको नेक्स्ट मील कंज्यूम करना है. इसीलिए एवरी 5 to 6 आवर्स के बाद आपको क्या लग जाती है, भूख. तो दिन में आप कितने बार, ऑन एन एवरेज 4 बार तो आपको भूख लगती होगी. प्लस यू ऑल आर टीनेजर्स, आप लोग बढ़ते बच्चे हो, सबकी बॉडी भी चेंज हो रही है, यू ऑल आर ग्रोइंग, मेटाबॉलिज्म भी सबका हाई रेट का है. सो यू मस्ट बी हंग्री ऑल द टाइम एवरीवन. सो ये इसलिए भी होता है, रीजन इज कि आपका स्टमक जब भी एम्प्टी होगा तब आपको वो न्यूरल स्टिमुलेशन मिलेगा. और स्टमक में फूड कितने देर रहता है, समवेयर अराउंड 5 to 6 आवर्स. तो इसीलिए 5 to 6 आवर्स के बाद स्टिमुलेशन होता है. अच्छा, वो जब वो स्टिमुलेशन होगा तो वो स्टिमुलेशन के लिए सर्टेन हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं. वो हार्मोन्स क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं वो लोकेशंस को. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग वन सिनेरियो. देयर इज वन हार्मोन नोन एज गैस्ट्रिन. अब नाम से क्या लग रहा है, वो कहाँ पे स्टिमुलेशन करेगा या सिग्नल्स कहाँ पे देगा? व्हाट डू यू थिंक, एनीवन? स्टमक. राइट, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड या स्टमक का दूसरा नाम गैस्ट्रिक रीजन है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन है, इट इज स्पेशल हार्मोन जो कि स्टमक को स्टिमुलेशन देगा. और स्टमक को स्टिमुलेशन देगा, इट मींस कि वो स्टमक क्या करेगा, उनके अंदर स्पेसिफिक. ओके जिया, ओके जिया रिसीव्ड योर मैसेज. आई एम नॉट रीडिंग इट लाउडली, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स. पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, देन I will handle this, okay? Don't worry. Okay. So I was saying कि वो gastric hormone stimulate करेगा particular stomach के cells के sensation को, and वो cells क्या करेंगे, secrete करेंगे gastric juices. That gastric juices contains HCl, mucus, pepsinogen. ये 3 important part जो वो secrete करते हैं. एंड जब वो secrete करते हैं ना, तो स्टमक का पता है एक और important nature होता है, that is churning and grinding movement.
तो वो जो चर्निंग मूवमेंट होता है, क्यों? क्योंकि स्टमक क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ मसल्स, और वो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने लग जाते हैं। तो सबको भूख लगती है तो गुड़गुड़ फीलिंग आती है, अजीब तरीके का साउंड आता है, तो वो साउंड एक्चुअली आपके स्टमक मूवमेंट का होता है, क्योंकि स्टिमुलेशन हो गया और सिक्रीट हो गया सारे जूसेस, तो स्टमक तो अपना नेचुरल एक्शन करने लग जाएगा, बट खाना आपने खाया नहीं है और वो एम्प्टी है, तो एम्प्टी होने की वजह से वो इफेक्ट, साउंड इफेक्ट आपको सुनाई देता है। सो दैट इज द सिग्नल कि ओके इट्स अ हाई टाइम यू मस्ट ईट समथिंग। और क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपको हंगर, अगर आप खाना ना खाओ तो आपका हंगर सेंसेशन खत्म हो जाता है, दो आपने खाना नहीं खाया स्टिल आपको फीलिंग आती है कि उतने, वो जो भूख वाली जो टाइम है वो खत्म हो गया, एंड उसके बाद आप बिल्कुल भी हंग्री फील नहीं कर रहे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो टाइम जा चुका होता है, दैट हार्मोन का लेवल काफी हद तक डिक्रीज हो चुका होता है या फिर माइनस हो चुका होता है, एंड सारे जूसेस एज सच अपना काम कर चुके होते हैं। काम मीन्स वो सिक्रीट होके वेस्ट हो चुके होते हैं। सो दैट्स व्हाई वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो किसी भी काम का नहीं होता। सो दैट इज ओवरऑल न्यूरल स्टिमुलेशन जो कि आपकी बॉडी में चल रही होती है। नाउ जो ओवरऑल स्टमक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनमें बेसिक क्या थे, हमने मेन 4 रीजन पढ़े थे। फर्स्ट रीजन पढ़ा था फंडस, दैट इज फंडिक, देन पाइलोरिक रीजन, देन कार्डियाक रीजन, एंड क्योंकि ये 3 रीजन थे इसीलिए ग्लैंड भी इन्हीं के नाम से होंगे, एंड इनका काम क्या है, टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। अब इसके बाद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आपको क्या ध्यान रखनी है, ये रीजन के हिसाब से ग्लैंड्स के नाम है। इंडिविजुअल रीजन में सिक्रेटिंग सेल्स दूसरे दूसरे होते हैं, मीन सेल्स के जो टाइप होते हैं इट वेरीज इन एवरी रीजन। अब वो सेल्स के टाइप क्या है, देयर इज वन सेल नोन एज चीफ सेल्स। चीफ सेल्स का मेजर वर्क है टू सिक्रीट वन एंजाइम नोन एज पेप्सिनोजेन। देन एक और सेल होता है दैट इज पैराइटल सेल। पैराइटल सेल का काम है HCl सिक्रीट करवाना। देन देयर इज वन मोर सेल दैट इज म्यूकस नेक सेल। अब ये म्यूकस नेक सेल क्या करेंगे, अब नाम से आपको समझ में आ गया, ये सिक्रीट करेंगे म्यूकस को। ओके, सो ओवरऑल ये क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे क्या होते हैं ग्लैंड्स और सेल्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टमक को उतने रीजन में डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए उसके बेसिस पे उनके ग्लैंड्स के नाम है। एंड इंडिविजुअल ग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो अलग अलग चीजें सिक्रीट करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ग्लैंड और सेल्स का? अगर डाउट है तो आप पूछ लो यहीं पे। हाँ मैम, ये जो मतलब जो सिक्रीट करते हैं तो वो डिस्पोज ऑफ अगर हो गया, मतलब अगर इंसान ने नहीं खाया हाँ, तो कहाँ जाएगा? अगर आपने नहीं खाना खाया तो वो सेक्रेटरी जूस कहाँ जाएगा, राइट? हाँ। ओके, सो बेसिकली अभी मैंने मेरा जो वो ब्रीफली मैंने आपको न्यूरल स्टिमुलेशन के बारे में बताया, उसका पर्पस यही था समझाने का कि जब आप खाना नहीं खाओगे और सारे हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन स्टिमुलेशन की वजह से जूसेस सिक्रीट हो जाते हैं, तो वो प्रेजेंट वही रहते हैं और उनका एज इट इज मूवमेंट चलता रहता है। सो दे विल पास ऑन, वो एम्प्टी एवं क्या करेंगे, पास हो जाएंगे डिओडिनम में, देन पास हो जाएंगे इंटेस्टाइन में। मैम फिर स्टमक में कुछ एसिडिक इफेक्ट आता है? आता है, जरूर आता है, क्योंकि जो एसिड सिक्रीट होता है वो आपके इंडिविजुअल पर्सन की जो ओवरऑल स्टमक कैपेसिटी और आपकी हंगर की जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से सिक्रीट होता है। तो अब वो यूज ही नहीं हुआ तो वो पड़े पड़े क्या होगा, उसकी वजह से एसिडिटी होगी। ओके, यू मस्ट हैव फेल्ट आल्सो समटाइम्स कि अगर आप खाना ना खाओ, आप स्किप करो या बहुत देर के बाद खाना खाओ, बिना अनटाइमली खाना खाओ, तो आपको एसिडिटी फीलिंग होती है। 2 चीजें होती है, एक कॉन्सेप्ट ये है अगर आप खाना नहीं खा रहे तो आपका जो भी हंगर पीरियड है उस टाइम पे सिक्रीशन तो होगा, सिक्रीशन होके वो एज इट इज डीजेनरेट हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। जिनको रीअब्सॉर्ब होना है उनको सेल्स अपने आप रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिनको नहीं होना वो आगे आगे फॉर्मेशन, उनका प्रोसेस है जो यूज टू है वैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे। जब वो इंटेस्टाइन में जाएंगे तो इंटेस्टाइन देखेगा कुछ है ही नहीं एब्सॉर्ब करने को, सिर्फ उनके ही एंजाइम्स पड़े हुए हैं, तो वो उन्हीं को क्या करेगा, उनके फॉर्म रिफॉर्म अपने आप को चेंज हो जाएंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे एंड
they will maybe stored in a form of stool in rectum. ये चीज होती है. नेक्स्ट पार्ट, अगर आप मैम मेन टाइम पे नहीं खा रहे, यस मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप बाद में ग्लैंड और सिक्रेटरी सेल्स फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? या राइट, ऑफ कोर्स. Okay, so I was saying what I was saying, I forgot completely. Can anyone recall? Right. अगर आपको हंगर इफेक्ट है, अगर आप नहीं खा रहे, दैट यू अंडरस्टूड. अगर आप अनटाइमली खा रहे हो, यानी आपको भूख अभी लगी है बट यू आर बिजी और मे बी द फूड वाज नॉट अवेलेबल, तो आपने थोड़ी देर बाद खाया, लाइक 1 आवर 2 आवर्स, जब आपको एक्चुअली हंगर सेंसेशन नहीं है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, ऐसे टाइम पे आपको हमेशा एसिडिटी वाली फीलिंग आती होगी. एसिडिटी वाली फीलिंग इसलिए आती होगी, द रीजन इज आपका स्टमक प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो राइट अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट ही नहीं होता, और राइट अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट नहीं होता, तो स्टमक पता है क्या करता है, उस चीज खाने को एक्सेप्ट करने की बजाय वो क्या करता है, उसे पुश बैक करेगा टुवर्ड्स इसोफेगस, एंड आपको चेस्ट बर्न वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि स्टमक का नेचुरल मीडियम जो है दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक. तो जो भी खाना खाया है वो थोड़ा तो एसिड से मिक्स हो ही जाता है, तो वो वाला चेस्ट बर्न आपको फीलिंग आता है बिकॉज ऑफ रिफ्लक्स ऑफ द फूड, एंड उसी को हम एसिडिटी कहते हैं. यस और अगर मैम बेसिक फूड खाया उसमें उस वक्त, आप ये क्या बोलते हैं, आप बेसिक खाओ या कुछ भी खाओ, द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट्स व्हाई जिस टाइम पे मींस आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे द मोमेंट यू आर हंग्री, आपको उसी पीरियड में खाना है. ओके, अगर उसके पहले या बाद में खाओगे, पहले खाओगे तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और बाद में खाओगे तब भी सफिशिएंट एंजाइम्स नहीं है, तो पहले और बाद में एंजाइम्स ही नहीं होते, इसीलिए वो उसकी वजह से दो चीज होती है, या तो एसिडिटी होगा या तो इनडाइजेशन होगा, मींस वो खाना आपके स्टमक में तो है बट प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं है. ओके, ये चीज हो जाती है. यस भाव्या. तो कई बार जैसे हम बहुत देर तक जब भूखे रहते हैं तो सिर दर्द होने लगता है, उसका रीजन क्या होता है? दैट इज द सेम इफेक्ट. सिरदर्द पता है क्यों होता है, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होने लगती है, एंड बिकॉज यू हैवंट ईटन एनीथिंग, तो क्या होता है, आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, और आपका ब्रेन तो चलना ही है, आप सो जाओ फिर भी ब्रेन चलता रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा कि मुझे तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट. तो जब वो ऐसा होता है ना, तो वो शट होने लगता है, और उस शट होने का वन ऑफ द इफेक्ट इज डिजीनेस, जो चक्कर आते हैं. ओके, ये एक चीज. दूसरी चीज, आपको कंटिन्यूअस हेडेक मिलेगा, दैट इज अ सिग्नल कि समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, आपको तुरंत उसी मोमेंट पे रुक के अटेंशन देना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो सिचुएशन में 2-3 चीजें हैं. हेडेक इसलिए भी होता है बिकॉज यू आर अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, और यू आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, और आपके ब्रेन को सफिशिएंट ग्लूकोज सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा. ओके, सो जैसे ही आप खाना खा लेते होगे, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी गुड, तुरंत ठीक लगने लगता है, खाना खाते ही मूड भी अच्छा हो जाता है, गुस्सा भी अगर आता है तो नॉर्मल हो जाते हैं, चिल्ड हो जाते हैं, खाना खा के सब कुछ सही हो जाता है. इसलिए कहते हैं अगर फाइट करने जाओ तो हमेशा भरपेट जाओ, मींस खाना वाना खा के जाया करो ऑलवेज. एसिडिटी की वजह से भी सर दर्द होता है ना? राइट, एसिडिटी की वजह से भी होता है. तो दीज आर द सिग्नल्स, सर दर्द हो रहा है, इट मींस दीज आर द सिग्नल्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी. सर दर्द के बहुत सारे रीजंस है, कोई एक रीजन नहीं होता. फास्टिंग के वक्त मतलब अगर एक इंसान बहुत ज्यादा स्टार्व करते हैं, जैसे मिलिट्री में होता है, यूजुअली उन्हें मतलब खाना नहीं मिलता प्रॉपर्ली, लेकिन मैम फिर भी वो बैलेंस कैसे कर लेते हैं, मतलब उन्हें वैसे दर्द क्यों नहीं होता? दर्द होता है, बच्चे वो सहते हैं. इट्स नॉट कि उन्हें दर्द नहीं होता, इट्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, डेज ऑफ प्रैक्टिस, देन वो उतना बेयर टॉलरेट करना जानते हैं. दे आर लाइक कि ओके, मींस वो उतना मोटिवेटेड होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ उतना रहता है उनके अंदर, दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, सो दे आर ऑलरेडी अवेयर एंड सेटिस्फाइड कि ओके हम इतने हार्श कंडीशन से जाने वाले हैं, इस बात के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. एंड देन वो क्या करते हैं, मींस उनको पता है कि भूखे थोड़ी ना रखेंगे हमेशा, ये तो उनका ट्रेनिंग है, उनका टेस्ट पीरियड है, आफ्टर दैट कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में मील मिलने ही वाला है. सो वो इयर्स ऑफ प्रैक्टिस. यस, इनिशियली उन्हें भी तकलीफ होती होगी. ओके, सो या वल्लरी, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से. गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सेल्स. ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड मींस स्टमक के अंदर जितने भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, उसको ग्लैंड बोल रहे हैं. इफ यू कैन रिमेम्बर, रिकॉल पुरानी क्लासेस, तो हमने स्टमक के डिफरेंट रीजन्स देखे थे, आउट ऑफ विच दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट रीजन्स. तो इसीलिए उन रीजन्स के नाम पे उन ग्लैंड्स के भी नाम रखे गए हैं. सिंपल एज दैट. नाउ
इस ग्लैंड्स के, अब दीज ग्लैंड्स आर नथिंग बट सम सेल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सम काइंड ऑफ सेल्स। तो ये वो सेल्स के नाम है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इंडिविजुअली स्पेसिफिक क्या सिक्रीट करना है। मींस गैस्ट्रिक जूस तो बोल दिया, बट गैस्ट्रिक जूस के भी तो अपने अपने कंपोनेंट्स है ना, तो वो क्या कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं उनके लिस्ट दिए हुए। सो दीज ग्लैंड्स आर डिफरेंट एंड ईच ग्लैंड हैज ऑल 3 काइंड ऑफ सेल्स। अंडरस्टूड? ये मैंने कहा। यस मैम, थैंक यू। तो चीफ सेल्स पेप्सिनोजेन, पैराइटल, एचसीएल एंड म्यूकस, तो यू अंडरस्टूड क्लियरली कि म्यूकस सिक्रीट करेगा। नाउ अब HCl क्या है? हाईली एसिडिक, समवेयर अराउंड 2 to 3 pH रखेगा। एंड क्योंकि इनर लाइनिंग सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनके डैमेज होने के चांसेस हैं, तो म्यूकस क्या करता है? पूरी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। एक चीज जो मैंने नहीं बताई वो ये, पेप्सिनोजेन इज नॉट द एंजाइम, इट इज एक्चुअली अ प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब एंजाइम से पहले वाला वर्जन, यानी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। अब आप बोलोगे इनएक्टिवेटेड क्यों है? तो इनएक्टिवेटेड इसीलिए ताकि इसका समय से पहले इस्तेमाल ना हो जाए। तो जब तक प्रॉपर HCl सिक्रीट नहीं होता और उसका प्रॉपर मीडियम मींस एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं होता, तब तक पेप्सिनोजेन अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। तो पेप्सिनोजेन एक्टिवेट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन टारगेट करता है किनको? प्रोटीन्स को। तो यानी जैसे मैंने कहा था, माउथ इज द फर्स्ट लोकेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, वैसे ही स्टमक इज द फर्स्ट लोकेशन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ये 2 बातें याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस मैम, फिर जो लोग लिक्विड डाइट पे रहते हैं फिर उनका कैसे? जो बच्चे लिक्विड डाइट पे रहते हैं उनका मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विड पोर्शन स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है। हमने जब आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने स्टमक वीक हो जाएगा ना मैम, वही पूछ रहा था। स्टमक वीक नहीं होगा, दैट इज द फॉर्म ऑफ डाइट दे आर टेकिंग। मेन एट द एंड आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी कि ओके उनको न्यूट्रिशन तो मिल रहा है ना एट द एंड। लिक्विड डाइट है बट उस लिक्विड में ग्लूकोज तो होगा ही ना, कुछ ना नहीं कुछ तो मतलब डाइजेस्ट होगा। जैसे मैम, मतलब फॉर एग्जांपल जो अपेंडिक्स मतलब रहता है, अपेंडिक्स जो था वो उसका फंक्शन था ये मीट, जो रॉ मीट खाते हैं लोग, तो उससे पॉइजनस इफेक्ट से वो बचाता है। लेकिन अभी वो तो वेस्टिजियल हो गया, तो वैसे ही पूछना था कि अगर मतलब एक अगर ये 1000 years, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन, अगर ये कई हजारों साल तक अगर ये अडेप्टेशन बन गया, लाइक फूड जो है सॉलिड फूड अवेलेबल ही नहीं है, आप सिर्फ नेचुरली भी एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही फूड कंज्यूम कर पा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा या तो स्टमक रिड्यूस हो जाएगा या तो होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं करेगा। राइट, ये रहेगा, दैट विल बी देयर। और यस और मैम अगर मतलब बीच में से अगर हेवी प्रोटीन्स का इंटेक किया तो फिर प्रॉब्लम होगा ना डाइजेशन? राइट, अगर वो प्रोटीन्स देखो, म्यूकस सिक्रीशन सॉरी गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन तो होने ही वाला है ना, आप किसी भी टाइप का डाइट लो, ठीक है, तो वो डाइट और कोई भी चीज खाओ, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड फॉर्म है, वो स्टमक में तो इंतजार करने ही वाली है जब तक उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो जाता। स्टमक में क्या है, कौन सा डाइजेशन होना है, अब भी डिस्कस किया है, प्रोटीन। तो जो भी लिक्विड फॉर्म में है चाहे सॉलिड फॉर्म में, आपने प्रोटीन कंज्यूम किया है तो उसका डाइजेशन इनिशिएट होगा ही होगा इन स्टमक। एक और चीज, इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टमक इज द लोकेशन फॉर मेन लिक्विड फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शंस। अभी मैं ये पूरा डाइजेशन, ये ग्लैंड्स हो जाएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि स्टमक में क्या क्या चीजें और प्रेजेंट होती हैं। मीन्स उसका डाइजेशन और स्टोरेज के अलावा और क्या काम है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी काम है। तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ इंटेस्टाइन में ही नहीं होता, अभी आपको और भी जगह बताऊंगी कि और कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। सो लिक्विड जो भी आप खाते हो, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय स्टमक, एल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है, मेनी ऑफ द ड्रग्स, आप बहुत सारे मेडिसिन खाते हो वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं, तो आपके स्टमक के थ्रू वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, मीन्स ब्लड में एंटर करते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि डायरेक्टली स्टमक से भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये शुभम मैम, और ये क्या रीजन टू रीजन भी डिफर करता है क्या? मींस क्योंकि एक सर्वे पता किया था कि अफ्रीकन जो रहते हैं वही मतलब उनका ही अपेंडिक्स वर्क करता है, बाकी किसी का भी मतलब जो भी कहीं और रीजन पे रहते हैं उनका वर्क ही नहीं करता है। और प्लस अफ्रीकन जो है वही मतलब बहुत ज्यादा नेचर के मतलब बहुत नेचुरल ह्यूमन बीइंग है टू एग्जामिन। तो ये कैसे है मैम इसमें? आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं है वो सर्वे।
कुछ होगा तो मुझे फॉरवर्ड करना, आई विल लुक इनटू द आर्टिकल, आई विल स्टडी मैम मतलब वो ये हुआ है कि वो हर एक तरह के फ्रूट मतलब कच्चे अगर उन्हें हाँ, रॉ क्योंकि उनका मीट डाइट मोर नेचुरल है, वो रॉ प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, तो शायद उनकी बॉडी में जो हमारे लिए नॉर्मल कॉन्टिनेंटल जो ह्यूमन बींग्स है उनके लिए जो वेस्टिजियल है, शायद उनकी बॉडी भी अभी भी वो पार्ट हाँ एक्टिवेट वो कर रहा है, वर्क करता है मैम भले ही उसमें, बस स्मॉल वही। अमाउंट में, इट इज स्टिल वर्किंग और हेल्पिंग, क्योंकि उनका ओवरऑल क्या बोलते हैं कि प्रोसेस जो है वो उस तरीके से है कि उनका जो डाइजेशन है वो मोस्टली रॉ फूड का कर रहा है। एक और चीज मैं बता दूं आपको, सी मेजोरिटी अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज या अफ्रीकन फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो, और एनी अदर ट्राइबल कम्युनिटीज जो अभी भी नेचर के काफी ज्यादा क्लोज है और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में अभी तक वो नहीं ढले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, दे आर मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्लैश, दे ईट फ्लैश, ठीक है, नो डाउट लीव्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी वो खाते हैं, बट वो एनिमल फ्लैश पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। सो एनिमल फ्लैश आप रॉ खाओगे ना, आप लोग भी अगर खाओगे इन केस, तो भी आपको कुछ नहीं होगा, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। द रीजन इज, अभी आपने अपेंडिक्स बोला था, द थिंग इज अर्लियर स्टेज में अपेंडिक्स यूज किया जाता था फॉर रॉ फूड डाइजेशन। रॉ फूड डाइजेशन में आपके लीव्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनके भी डाइजेशन के बारे में जिक्र था। तो अपेंडिक्स नॉट ओनली मीट, स्पेसिफिकली वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता था। रीजन क्या है, प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल में प्रेजेंट है पेक्टोज और पेक्टिन, जो कि हमारे पास नेचुरल सिर्फ अपेंडिक्स में ही वो एंजाइम थे, और सेल्यूलोज, तो पेक्टेज सेल्यूलेज इस टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते थे बाय अपेंडिक्स। तो वो क्या करते थे, जो भी हम रॉ मटेरियल खाते थे उस रॉ मटेरियल को प्रॉपरली डाइजेस्ट करवाते थे। ओके, सो दैट वाज द अपेंडिक्स वर्क इनिशियली, क्योंकि कुकिंग वाज नॉट द कल्चर, वो सब अकल भी नहीं थी, उतना था भी नहीं। धीरे धीरे जैसे ही चेंजेस आए, अडेप्टेशंस आए, एंड सेवरल इयर्स ऑफ अडेप्टेशंस लेड इनटू जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो आज की डेट पे अपेंडिक्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है, इट मीन्स वो फंक्शनल नहीं है। बट जरूरी नहीं कि कुछ ह्यूमन बींग्स पे वो बिल्कुल भी फंक्शनल ना हो सकता है किसी कम्युनिटी में बिकॉज ऑफ देयर सर्टेन प्रैक्टिस वो ट्रेसेस में ही सही कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, दैट कैन बी पॉसिबल। सो मे बी वो आर्टिकल में इसी टाइप के फाइंडिंग्स के बारे में हो, दैट कैन बी पॉसिबल। इफ यू वांट टू नो इन डिटेल, आपको कहीं डाउट है, यू कैन सेंड मी द आर्टिकल, आई विल रीड इट एंड टेल यू। नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में डिस्कस कर सकती हूँ। ओके, यहां तक समझ में आया, बोथ द ग्लैंड्स एवरीवन अंडरस्टूड एंड फंक्शन ऑफ स्टमक? Yes, Shall I ma'am. move on? Shall I change the slide? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, दैट इज लिवर। लिवर का वेट पता है, समवेयर अराउंड 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट। एवरेज एडल्ट का लिवर का वेट, ये उसकी रेंज है, लगभग इतना फ्लक्चुएट होता है। ओवरऑल लिवर की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, इट इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो समथिंग लाइक दिस, तो 2 लोब्स होते हैं, उनमें डिवाइडेड होते हैं। सो दिस वन इज द स्मॉलर लोब एंड दिस वन इज द लार्जर। और ये जो लाइन मैंने थिक लाइन बनाई, इट इज नथिंग बट अ कनेक्टिव टिश्यूज लाइनिंग जो इन दोनों लोब को सेपरेट करती है। ओके, अब हमारे स्टमक में एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, दैट इज ऑफ रीजनरेशन। तो अगर स्टमक नहीं, लिवर, हमारे लिवर में इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ऑफ रीजनरेशन। तो अगर सर्टेन मींस पार्ट अगर आप लॉस भी कर रहे हो, डैमेज भी हो रहा है सर्जिकली, कुछ पार्ट अगर रिमूव भी करना पड़ रहा है लिवर का, तो आफ्टर सर्टेन डेज वो अपने आप अपने फुल साइज एंड फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा एंड फंक्शनली भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लोब्स हैं, ये लार्जर लोब्स हैं, मींस ये बड़े सेक्शंस हैं। इनके अंदर, स्टमक के अंदर जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है हिपैटिक सेल्स। अब ये हिपैटिक सेल्स क्या बनाते हैं, मिलके बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं, तो ये हिपैटिक सेल्स बना देंगे हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हिपैटिक सेल्स का काम क्या है पता है एनीवन? 10th वाले बच्चे एटलीस्ट? एनी गेसेस कि हिपैटिक सेल्स क्या करते होंगे?
आप सबको आंसर पता है बट शायद समझ में ना आ रहा हो अभी। Shall I say? मैम बाइल जूस रिलेटेड था। राइट। सो हिपैटिक सेल्स क्या करेंगे? राइट, बाइल जूस सिक्रीट करेंगे। और ये हिपैटिक सेल्स यानी छोटे छोटे सेल्स हैं। अब ये सेल्स ने बाइल जूस बनाया तो बाइल जूस कहीं तो बाहर भेजना पड़ेगा ना, तो इनके कॉमन पाथवेज होंगे, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पाथवेज होंगे दे आर गोइंग टू मेक बाइल कनाल्स। तो ये जो इंडिविजुअल सेल के जो अपने पाथवेज होते हैं ये बाइल जूस से जहां से जाएगा दैट विल बी द बाइल कनाल। एंड बहुत सारे बाइल कनाल मिलके एक कॉमन डक्ट थिक एरिया बनाते हैं दैट इज गोइंग टू बी हिपैटिक डक्ट। तो नाम में देख लो, कंफ्यूज मत हो ना। बाइल कनाल कहाँ पे प्रेजेंट है? इन लिवर, नॉट गॉल ब्लैडर। ओके, ये क्योंकि कंफ्यूजन ये रहता है कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है, तो स्टोर करता है तो हो सकता है कि उसमें बाइल कनाल प्रेजेंट हो। नो, इट इज प्रेजेंट इन लिवर ओनली। तो ये क्या है? इंडिविजुअल सेल से निकले हुए पाथवेज, तो वो बन गए कनाल। एंड बहुत सारे कनाल मिलके बनाएंगे हिपैटिक डक्ट। नाउ ये जो ओवरऑल चीजें हो रही हैं, मींस ये लिवर के अंदर जो भी फंक्शन मींस जो भी चीजें सिक्रीट हो रही है, एट द एंड इनका काम क्या है? इनका काम है सिक्रीट करना बाइल जूस। अब बाइल जूस हो गया तो ओवरऑल मैं लिवर के फंक्शन के बारे में पहले डिस्कस कर लेती हूँ, लिवर एंड गॉल ब्लैडर साथ में। देन हम बाइल जूस के कंस्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो बाइल सिक्रीशन। दूसरा, लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अभी रियलाइज नहीं होगा, बड़े हो जाओगे ना तब धीरे धीरे आपको रियलाइज होने लगेगा। लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेटाबॉलिज्म। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स मेटाबॉलिज्म नाउ, ठीक है। आपकी बॉडी के सारे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स का रिफॉर्मेशन, चेंज होना, ठीक है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एवरीथिंग, इन सबका मेटाबॉलिज्म, और इनफैक्ट द फाइब्रस मॉलिक्यूल्स आल्सो, ये सारी चीजें। देन अब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्लस इट इज वन ऑफ द स्टोर हाउस ऑफ योर बॉडी। यस मैम। मैम जैसे एक डाउट है इसमें, मैम जो भी अल्कोहल या वोडका रहता है वो मतलब लीवर से डायरेक्टली पास हो जाता है, तो फिर इसको मतलब लीवर पे फिर भी लोड क्यों आता है? ओके, नहीं बच्चे, लिवर से पास ही नहीं होता। वही मुझे बताना था कि ये मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म करता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाता है, डिटॉक्सिफायर। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करती हूँ, एक बार मैं डिटॉक्सिफिकेशन बता देती हूँ। क्योंकि मैम रशियंस लोग इसे मतलब बहुत प्रिमिटिवली हीटिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब जब भी वो वोडका वगैरह लेते हैं तो फिर उससे बहुत गर्म हो जाते हैं उनकी बॉडी, मतलब बहुत ठंड में भी फिर सरवाइव कर लेते हैं वो। राइट, अभी पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। आपका लिवर मेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो, डाइजेशन का मीनिंग अलग है, मेटाबॉलिज्म का मीनिंग अलग है। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है कि हम फॉर्मेशंस को चेंज कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग और डिस्ट्रक्टिव समथिंग। नो डाउट डाइजेशन भी वन ऑफ द प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, बट स्पेसिफिकली डाइजेशन में लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ ही टारगेट किया जा रहा है। यानी जो आप खा रहे हो वो भी ऑर्गेनिक है, और जिसमें स्मॉलर पार्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो भी ऑर्गेनिक ही है। ये होता है डाइजेशन में। लिवर का काम है ओवरऑल आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स एंड अदर सेल्स, उन सबका लेवल कितना है उस चीज को डिस्क्राइब करना और उसको मॉनिटर करना। वो सारा हिसाब किताब और डेटा जो है वो अपने पास रखता है। दैट्स व्हाई अगर आप किसी भी पर्सन को अगर हाईली न्यूट्रिशियस फूड अगर सजेस्ट किया जाता है, ये फलाने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स अगर रिच कोई सोर्स होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लिवर ही रहता है। गोट लिवर, ठीक है, देन चिकन लिवर या फिर बीफ लिवर, आप ये सारी चीजें आप कंज्यूम करो, तो इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। अब क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैंने यहीं पे लास्ट लाइन एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। अब जो डिटॉक्सिफिकेशन है, इट मींस कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो लिवर साथ ही साथ ये भी डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में कौन से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर वो अनवांटेड होगा तो उसे भेज देगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वेन्स, जो आर्टरीज जो कि किस तरफ गुजर रही होगी, कहां से गुजर रही होगी, किडनी से गुजर रही होगी।
एंड क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में भेज रहा है इसीलिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से। अब अल्कोहल का इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वही एक्शन वो अल्कोहल पे भी अप्लाई कर रहा है, बट द थिंग इज अल्कोहल इज वेरी हेवी मॉलिक्यूल, उसको डाइजेस्ट करने में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसको ब्रेक डाउन करने में। अब दिक्कत ये है क्योंकि अल्कोहल जो कन्वर्ट होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब फैट में कन्वर्ट होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में भी एनर्जी लग रही है, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है। इसीलिए अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ऐसा फील होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, इसीलिए सर्दी वाले एरिया में लोग थोड़ा थोड़ा ही सही अल्कोहल कंज्यूम करना पसंद करते हैं। ओके, दैट इज देयर कल्चर। नाउ अगर आप जरूरत से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आप थोड़ा कर रहे हो, वो फैट में कंज्यूम कन्वर्ट हो रहा है और वो आपको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, इट्स गुड, ये नेचुरल सिलेक्शन हो गया एंड अडेप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। बट अब अगर आप हद से ज्यादा अल्कोहल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तब क्या होगा, लिवर क्या कर रहा है, उसको फैट में कन्वर्ट कर रहा है। फैट में मींस वो क्या कर रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, स्टोर कर देता है अपने पास, मैं बाद में इसको निपटता हूँ, इससे निपटता हूँ। अब बाद में कभी आता ही नहीं, आप मौका ही नहीं देते लिवर को मींस शांत रहने का, आप बार बार अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, यू आर गेटिंग एडिक्टेड नाउ। तो इतना हैवी क्वांटिटी जब आप कंज्यूम करोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, एट द एंड लिवर के सेल्स पे लोड आएगा और लिवर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी भी चीज पे लोड आता है तो क्या होगा, उसका ओवरऑल फ्यूज उड़ जाएगा, चीजें प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं होंगी, एंड दैट्स द सिचुएशन नोन एज लिवर सिरहोसिस। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड्स को के साथ मैंने ये डिस्कस कर लिया था, ये सेम एग्जैक्ट टॉपिक ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज लिवर सिरहोसिस। एंड वही कंडीशन क्यों होती है, ये कंडीशन किन में होती है, जो अल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं उनमें। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिवर। ये स्टोर हाउस भी है, तो स्टोर हाउस में सब कुछ, ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन स्टोर करता है बैकअप के लिए, इमरजेंसी के लिए, सम ऑफ द विटामिन्स, इवन ब्लड ऑल्सो, ये ब्लड भी स्टोर करता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स नथिंग बट द रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर के, दैट्स व्हाई लिवर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। अब लिवर से कनेक्टेड एक और पार्ट आ जाता है, दैट इज गॉल ब्लैडर। यहां तक सबको समझ में आया लिवर? शुभम, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नाउ गॉल ब्लैडर ज्यादा इंपॉर्टेंट मींस इंपॉर्टेंट है, इसका काम है स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज, बट इसके नहीं होने पे भी सर्वाइवल हो सकता है। ओके, नाउ गॉल ब्लैडर का ओवरऑल शेप जो होता है, इट इज समवेयर अराउंड पियर शेप्ड। 10th वाले बच्चे, अगर इनमें से कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के टाइम पे वो नहीं हुआ था या फिर वो नोट्स में नहीं है, तो आप ऐड करते जाओ, आपके लिए इट विल बी हेल्पफुल। पियर शेप्ड है, देन इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कह लो। तो इन बिटवीन आपके मील का जो इंटरवल होता है ना, उस टाइम पे लिवर के पास एक ही काम होता है, स्टोरेज करवाना, ताकि जिस टाइम पे आप खाना खाओ तो एकदम से लिवर के पास काम ना आए, थोड़ा थोड़ा तब तक गॉल ब्लैडर से लेते जाए डाइजेशन के लिए, ये इनका काम है। अब क्या होता है, गॉल ब्लैडर से, क्योंकि गॉल ब्लैडर बैकअप के लिए और स्टोरेज के लिए, तो वहां से एक डक्ट निकलता है नोन एज बाइल डक्ट। देखो, बाइल डक्ट और कनाल में फर्क है, सो आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी स्पेसिफिकली और रिमाइंडिंग ऑल्सो, ताकि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है। गॉल ब्लैडर से जो निकलेगा, जिसमें बाइल जूस जाएंगे इकट्ठा होके, दैट इज गोइंग टू बी बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये बाइल डक्ट जो है, ये क्या करते हैं, कभी कभी ये बाइल डक्ट कंबाइन होंगे हिपैटिक डक्ट से भी। आई सेड बहुत सारे कनाल्स मिलके बनाएंगे हिपैटिक डक्ट, तो लिवर से भी डक्ट निकलता है और इसके नीचे प्रेजेंट बाइल से भी, गॉल ब्लैडर से भी डक्ट निकलता है, एंड दे आर गोइंग टू मर्ज समवेयर, तो ये बना लेते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। सो बाइल डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट विल बी कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्यों अब नाम हमने हिपैटिक को ही क्यों नाम दिया, क्योंकि एट द एंड बाइल का प्रोडक्ट भी कहां से बना है, हिपैटिक से ही बना है। ओके, दैट्स व्हाई कॉमन नेम इसको गया। सो कॉमन वर्ड ध्यान में रखना, कॉमन हिपैटिक डक्ट का कंस्टिट्यूएंट क्या है, और कॉमन लिखा है कि ओनली हिपैटिक रखा है, तो ये भी थोड़ा स्पेसिफिक आपको रहना है। ओके, सो ये पूरा का पूरा क्या सिचुएशन है आपका ओवरऑल डक्ट्स के फॉर्मेशंस का, और उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। नाउ अब बाइल जूस का कंस्टिट्यूएंट एट द एंड, मेन पार्ट, कि बाइल जूस में है क्या, इतनी बात कह रहे हैं, लिवर इतना इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली क्या क्या प्रेजेंट है। सो बाइल जूस का जो कलर होता है, इट इज समवेयर अराउंड येलोइश एंड ग्रीन कलर, इसके बीच का रेंज होता है, ठीक है।
इसका ओवरऑल नेचर होता है अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों, अब आप समझ गए होंगे, पीएच से स्टमक से सब कुछ आ रहा है जो कि एसिडिक मीडियम है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए राइट। हम इतना पूछना स्टमक एसिडिक ही क्यों है? एसिडिक इसलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी का उस टाइप का डिजाइन है कि सबसे पहले जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, आप हो सकता है कि पहली चीज एसिडिक मीडियम इज वेरी गुड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ थिंग्स, तो हैवी मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में फिजिकली ब्रेक करने का काम एसिड कर देते हैं पहले, एंजाइम इंटरेक्शन से पहले। तो मैम हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मतलब अगर हम इन द सेंस एसिड को ही किसी और चीज उसके सब्स्टिट्यूट से कर दिया जो कार्बन को डिसॉल्व करता है, अगर उससे करते हैं क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं खा रहे ना। बट मैम हम जितने भी मतलब फूड खाते हैं वो कार्बन के ही कोई ना कोई कंपाउंड होते हैं ना। जरूरी नहीं है कार्बन, हाँ कार्बन तो मेन ऑर्गेनिक सोर्स है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं ना। कभी नाइट्रोजन बेस्ड है, अगर प्रोटीन है तो हेवीली नाइट्रोजन बेस्ड होगा, किसी किसी में मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैम अगर इसे बेस से रिप्लेस कर दिया गया तो फिर कुछ इफेक्ट आएगा बॉडी पे? बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। देखो अब रीजन क्या है, आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं कर रही है, इट इज मेकिंग श्योर आपकी बॉडी को इंटरनली क्या रहना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहना है, प्लस फ्री फ्रॉम ऑल द पैथोजेंस। तो एसिडिक मीडियम इज वेरी लाइकली मीडियम जो कि फेवरेबल नहीं होता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। और सबसे पहले जो आप कंज्यूम कर रहे हो, इसीलिए आपके सलाइवा में भी सबसे पहले थोड़ा एंटीबायोटिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो व्हाटएवर यू आर चूइंग, सो सलाइवा भी थोड़ा क्या करता है अपने लेवल पे आपके माउथ को क्लीन रखने की, प्लस जो फूड आपने कंज्यूम किया इन केस उसमें कोई भी जर्म्स है या पैथोजेंस हैं तो उनको किल करने की कोशिश करता है। अगर फिर भी बच गए, आपने च्यू किया, आपने बोलस बनाया और पास ऑन किया स्टमक में, फिर भी बच गए, तो स्टमक का हेवी एसिडिक मीडियम विल एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ योर बॉडी कि बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, स्टमक के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और कोई चीज आपके ब्लड तक पहुंच गई मतलब गेम खत्म। उस टाइम पे उस मोमेंट में आप बीमार पड़ जाओगे। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम एक हैवी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि जर्म्स भी मर जाएं, प्लस एसिडिक मीडियम इज वेरी फेवरेबल फॉर ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फॉर्म, डिसॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा हाईली एसिडिक मीडियम में अगर कपड़ा लाइक कपड़े कॉटन वगैरह आप डालो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तुरंत, ऐसा लगता है जल गया, वो अंदर कहाँ गया दिखता भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वीडियोस देख लेना आप लोग, बहुत सारे HCl के उस टाइप के वीडियोस होंगे, नॉट ओनली HCl, एनी ऑफ द एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये दो पर्पस फुलफिल हो रहा है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्टली डिजाइन हुई है, कोई भी अडेप्टेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी करता है वो इसलिए करता है ताकि वो कम से कम बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो। सो हमारा टारगेट क्या है, हमारा न्यूट्रिशन हमें मिले बट हमें बीमारी भी ना हो। कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो अपने आसपास कवच बना के चलते हैं और एसिडिक मीडियम से बच जाते हैं, और बचने की वजह से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ओके, जो डाइसेंट्री रिलेटेड लाइक कॉलेरा एंड अनदर थिंग्स। और अगर हमें डायरेक्टली एक्सटर्नल वुंड से अगर कोई जर्म्स अफेक्ट करते हैं हम तब बीमार पड़ते हैं, बट हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है वो सारे ओपनिंग्स जहां से बॉडी के इंटरनल पार्ट और ब्लड तक पहुंचा जा सकता है, उन सारे ओपनिंग्स में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। सो वो सारे मैकेनिज्म्स ऑलरेडी है। सो HCl का डुअल रोल है, अगर आप लोगों को नहीं पता था, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल्स, जर्म्स को किल करना। अंडरस्टूड शुभम? अल्कलाइन क्या है ना, इट इज अ सुटेबल मीडियम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सबकी बॉडी नेचुरली अल्कलाइन है, ब्लड अल्कलाइन है, अल्कलाइन मीडियम में ही तो पैथोजेंस जर्मिनेट होते हैं बहुत ज्यादा, वो पनपते हैं। तो अल्कलाइन मीडियम अगर पहले ही हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और बाद में अगर एसिडिक हुआ तो चांसेस हैं कि कुछ बच जाए, मींस मैक्सिमम बच जाए। ओके मैम, तो मतलब अगर हम सिर्फ HCl को ही क्यों प्रेफर करते हैं? मतलब सल्फेट्स भी हैं, that I don't know, means why HCl, why not sulfuric acid और ऐसे बाकी एसिड्स क्यों नहीं, that I don't know, maybe इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है ये मोस्ट अबंडेंट आयंस है और मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में होता है। सो उससे मिलके जो सब, क्योंकि सल्फर हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता ना, इट इज मैम सल्फर एक्चुअली
पाया जाता है, मतलब उसके बहुत ट्रेसेस? ट्रेसेस में, लाइक हाँ। आपके न्यूक्लिक एसिड्स में मिलेंगे, सेल वॉल्स में मिलेंगे, बट वो अबंडेंट आयंस के फॉर्म में नहीं मिलते। तो जो आयंस के ओके। फॉर्म में नहीं है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, तो उसको स्ट्रक्चर से निकालोगे तो नहीं ना, आप स्ट्रक्चर खराब यस नहीं करोगे ना, जो ऑलरेडी फॉर्म एंड फीचर बना हुआ है। और यस मैम। बट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलते हैं हमेशा, वो आयनिक फॉर्म में मूव करते रहते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में तो है। मैम इसीलिए वाटर लगता है हमें पीने के लिए? राइट, वाटर तो बहुत जरूरी है, वो एक्वस ओके, कंडीशन प्रोवाइड करता है। तभी मैम वो एसिड बनाता होगा फिर इन राइट, तीनों कंपोनेंट ऑफ को। कोर्स, राइट, दैट इज द रीजन। ओके, चलो मैंने ये सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं जो कि प्रेजेंट हैं एज बाइल जूस। तो उनका कलर दैट इज येलोविश और ग्रीनिश कलर, मींस वो रेंज होती है उनके कलर की। अल्कलाइन pH 8, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी चीज का एक्वस मीडियम है, मतलब वाटर तो है ही। उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंट एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द बाइल सॉल्ट। अब ये जो बाइल सॉल्ट होता है ना, यही फ्यूचर में क्या करेगा, फैट को टारगेट करेगा एंड उसको एमल्सिफाई करेगा। एमल्सिफिकेशन का मीनिंग है हेवी फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, दैट इज फैट एमल्सिफिकेशन। देन देयर आर सर्टेन मोर कार्बोनेट आयंस, जो उसको कार्बोनेट आयन क्या करते हैं, ओवरऑल मीडियम को अल्कलाइन रखने की कोशिश करते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर एग्जांपल। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, इतना नॉलेज होगा ही। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे आर बेसिक इन नेचर। तो यही वो कंपोनेंट है जो ओवरऑल सिचुएशन को बेसिक बना के रखा है। And then there are certain pigments known as bilirubin and biliverdin. ये दो पिगमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो दो पिगमेंट है जो कि इनके कलर को येलोइश टू ग्रीनिश कर रहा है। पिगमेंट का मीनिंग क्या है, पिगमेंट मीन्स वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन जो कलर शो करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ पिगमेंट। सो वो पिगमेंट प्रेजेंट है इन बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये पिगमेंट के चांसेस हैं कि उनका लेवल या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इफ इट इज इंक्रीज्ड, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो क्या है, जॉइंडिस, तो पीलिया हो जाता है, येलोविश कलर दिखने लगता है, क्योंकि आपकी ब्लड स्ट्रीम में ये पिगमेंट पहुंचने लगता है। तो उसका कलर, उसका इंपैक्ट आपको आएगा, कहाँ पे दिखेगा, पूरी बॉडी नहीं दिखेगी, जहां पे हाईली वस्कुलर एरिया, जैसे आपके नाखून, आपका आई, और जहां पे बहुत ही पतली स्किन प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल्स बहुत एक्सपोज्ड होते हैं, वो एरिया आपको येलोविश दिखने लगते हैं अगर जॉइंडिस डिटेक्ट करना है अर्ली सिम्टम्स तो। मैम यस मैम, और जॉन्डिस का एक और भी कारण रहता है ना, मतलब गंदा पानी अगर पी लिया होगा तो? हाँ, वही रहता है, तभी तो आपका लिवर अफेक्ट हो जाता है। तो लिवर अफेक्ट होता है तो ये पिगमेंट्स का और कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली मैम फिर बट कैसे होगा, मतलब अगर एक आदमी क्लीन वाटर नेचुरली है? नेचुरली सिर्फ इन्फेंट्स को होता है, न्यूबॉर्न बेबीज को होता है जॉइंडिस, वो भी सबको ओके, नहीं होता। अदरवाइज आपको कभी नहीं होगा, अगर आप गंदा खाना नहीं खा रहे, आप यस हाइजीनिक हो, आपको कभी नहीं होगा। ओके, यस, एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट लिवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल जूस कैसे एक्ट कर रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट्स, शैल आई मूव अहेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद हमारे पास रह गया है अबाउट पेनक्रियास। आई थिंक टाइम इज ऑल्सो अप, आप लोगों को भी क्लास के बीच में सिर्फ 5 मिनट्स का ही ब्रेक दिया है। आई ट्राई टू फिनिश इट अर्ली। नाउ पेनक्रियास का बस डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इंटेस्टिनल ग्लैंड रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास में वो हम देखेंगे कैसे, अभी साथ में है कि अलग अलग है, लेट्स सी। नाउ पेनक्रियास जो है, दैट इज, इसका मेन लोकेशन कहाँ है, जस्ट बिलो स्टमक, और नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम है उसके ही सामने रहता है, उसी के पैरेलली अटैच्ड रहता है। ओके, सो यहाँ पे पेनक्रियास का प्रेजेंस। नाउ पेनक्रियास जो है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, जो जूस सिक्रेट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी पेनक्रिएटिक जूस। अभी पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, दे हैव ट्रिप्सिनोजन, then chymotrypsinogen, then इसके अलावा न्यूक्लियस, देन अमाइलेज। अमाइलेज तो आप समझ गए कि वो कार्बोहाइड्रेट को करेगा, ये क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियाइक एसिड को करेंगे, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करेंगे, एंड लास्ट कौन सा बच गया, फैट। सो लाइपेज लिपिड है, तो ये फैट को
डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे. सो दीज आर वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन पेनक्रिएटिक जूस. पेनक्रिएटिक जूस का पीएच होता है समवेयर अराउंड 8.6. नाउ अभी पेनक्रिया के अंदर ये ओनली ग्लैंड जो कि हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं. सो इनके पास होते हैं स्मॉल लोब्यूल्स, जैसे कि हिपैटिक लोब्यूल्स थे वैसे ही इनके पास भी लोब्यूल्स थे. ये आई थिंक न्यू है, सारी क्लास के लिए ये वर्ड्स न्यू है, बट आप लोग ध्यान रखो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ये मुझे अचानक से याद आ गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ये इनका फैंसी नेम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स, दैट इज इंसुलिन एंड दूसरा इज ग्लूकागॉन. ठीक है. और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्फा एंड बीटा सेल्स. 10th वालों को याद आ रहा है? नर्वस सिस्टम में पढ़ा था अल्फा एंड बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहे हैं. यस वल्लरी. मैम वो Na क्या है? न्यूक्लियिक एसिड, जो डीएनए. ओके मैम, थैंक यू. यस मैम, और इसमें जस्ट पूछना, पैनक्रिया के अंदर कभी स्टोन होता है? पेनक्रिया के नहीं मैंने तो नहीं सुना. पेनक्रिया मतलब फिर लीवर के ही होते हैं ना, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गॉल ब्लैडर. पता है क्यों? क्योंकि Yes, sir. बाइल जूस में, अभी पुराने वाली स्लाइड अगर दिखा दूं, कहाँ गई पुरानी स्लाइड? हम जान दीजिए, वो कार्बोनेट है मेरे पास लिखा हुआ. यस, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इसकी वजह से स्टोन प्रोड्यूस होता है. और दूसरा प्रोड्यूस होगा किडनी में. बस वही, और कहीं पे भी नहीं होता ना मैम? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं फिलहाल. मैम मतलब फिर जिधर मतलब सोडियम आयन रहेगा वहीं पे वहाँ पे मतलब कार्बोनेट या प्रेसिपिटेशन के चांसेस होंगे ना, वहीं पे हाँ. yes. क्या बोलते हैं कि स्टोन फॉर्मेशन के भी चांसेस होते हैं. ऐसा है. और मैम जो मतलब किडनी, जैसे जिन्हें मतलब किडनी स्टोन या कोई भी स्टोन होता है, तो मैम वो स्टोन के सही में पॉइंटेड रहते हैं क्या, इसलिए दर्द होते हैं उन्हें? डिपेंड करता है. स्टोन है तो मींस उनका जो एज है वो रिजिड हो गया ना, रिजिड बॉडी है. और हमारी नहीं मतलब माइक्रो लेवल पे वो क्या पॉइंटेड से रहते हैं क्या एकदम? वो स्टोन से दर्द इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक पैसेज ब्लॉक किया होता है, रेगुलर काम नहीं हो पाता है इसलिए. ओके, यस आई गॉट इट. ओके. सो अब एक चीज लास्ट वर्ड बता रही हूँ मैं. पेनक्रिएटिक जूस जो है, जैसे प्रो एंजाइम कहाँ पे थे बताया था मैंने, स्टमक के केस में बताया था प्रो एंजाइम. वैसे ही यहाँ पे भी सारे के सारे एंजाइम्स प्रो फॉर्म में ही है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में ही है. ये किसका वेट करते हैं पता है? ये वेट करते हैं लिवर यानी बाइल जूस का वेट करते हैं. तो बाइल जूस आएगा, वो इसको एक्टिवेट करेगा. कौन एक्टिवेट करेगा? उनमें प्रेजेंट दीज सॉल्ट्स. तो ये सॉल्ट क्या करेंगे, साथ ही साथ एक्टिवेशन के साथ साथ पेनक्रिएटिक जूस में जूस को एक्टिवेट करेंगे एंड फैट के एमल्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. सो ये कंबाइन, इसीलिए हिपैटिक डक्ट यानी कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट आपस में मर्ज हो जाते हैं एंड दे मेक हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट. और जब तक ये मर्ज नहीं होते तब तक साथ में ये डिओडिनम में नहीं जाते. तो ये मिलकर साथ में डिओडिनम में जाते हैं. सो दिस इज द होल सिचुएशन ऑफ योर ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास. यस मैम, अभी जो स्टमक मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, बट ऐसा कोई पार्ट है कि जो मतलब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो काम करेगा अपने इस पे? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है. हमारी तो बॉडी कौन का सा पार्ट है सब बॉडी का जो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है? वो ऐसा कोई नहीं है बच्चे. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. स्टिमुलेशंस वगैरह हर चीज माइक्रो लेवल पे ही सही, सब कुछ डिपेंडेंट है. एवरी केमिकल रिएक्शन, इनफैक्ट एवरी मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, और उसको प्रोड्यूस करने वाला लोकेशन कोई और है. तो अगर वहां खराबी हुई तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो दूसरा लोकेशन अफेक्ट हो जाएगा. दिस वे योर बॉडी वर्क्स. तो मैम आई जो है वो भी वो नहीं है नहीं, ऐसा कभी नहीं. ओके, चलो, दिस इज इट फॉर टुडे. आई वोंट टेक मच टाइम. मुझे भी दूसरी क्लास का लिंक बना के भेजना है. आई ओनली हैव 5 मिनट्स, यू आल्सो हैव 5 मिनट्स. यहाँ तक आज की क्लास सबको समझ में आई, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए. यस. ओके, 9 स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है देन ऑलवेज आस्क मी. हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन में भी अगर आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू फील की अगर आपको कुछ रह गया है. यस मनीषा, कौन सी स्लाइड आपको देखनी है? प्रीवियस वन? यू वांट टू सी दिस वन?
Okay, so that's it today. बाकी बच्चे you can start leaving the meeting क्योंकि फिर आपको दूसरी भी attend करनी है. I'm just waiting कि last अगर किसी बच्चे को कुछ लिखना है so you can write. Okay, so bye everyone, take care. Let's see you everyone Thank you, on ma'am. next week. Okay, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. okay, bye. Bye. Okay, Manisha, is it done? Bye, ma'am. Good day, ma'am. Sorry, Bhavya, you said something. Bye, ma'am. Okay, yes, bye, bye, bye. Good night.